1983 में खेले जाने वाले उस विश्व कप के लिए भारतीय टीम जब इंग्लैंड पहुंचती है तो इंग्लैंड की नज़र में भारतीय टीम की स्थिति कुछ ऐसी थी कि टीम इंडिया को रिसीव करने के लिए वहां पर कोई बस भी खड़ी नहीं थी। Where is our team bus? No bus here for Indian team. ब्रिटिश मीडिया का कोई भी कैमरा टीम इंडिया को कवर करने के लिए मौजूद नहीं था। मतलब साफ था कि टीम इंडिया की हैसियत ना के बराबर समझी जा रही थी। ब्रिटिश मीडिया के अखबार इंडिया को नीचे से दूसरे नंबर की टीम बता रहे थे। इस विश्व कप में कुल 8 टीमें भाग लेने वाली थी, जिसमें 8वें नंबर पर जिम्बाब्वे की टीम को बताया जा रहा था और टीम इंडिया को 7वें नंबर पर स्थान दिया जा रहा था। ब्रिटिश मीडिया के अखबार वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड को इस विश्व कप का प्रबल दावेदार मान रहे थे। इस विश्व कप के दावेदारों में भारत का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं था। टीम इंडिया को जो एंट्री पास मिला था, उस पास से सभी स्टेडियम में जाने की इजाज़त तो थी, लेकिन लॉर्ड्स के मैदान में जाने की इजाज़त नहीं थी। अंग्रेज लॉर्ड्स के मैदान को क्रिकेट का मक्का मानते हैं और क्रिकेट के उस मक्का में भारत को प्रवेश की इजाज़त नहीं थी। टीम इंडिया को मिले उस पास को लेकर टीम इंडिया के मैनेजर PR मान सिंह जब क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंग्लैंड के दफ्तर गए तो वहाँ पर उनसे कहा गया कि आपका कोई मैच लॉर्ड्स में नहीं है, इसलिए आपको लॉर्ड्स में एंट्री नहीं दी गई है। फिर मान सिंह ने कहा, लेकिन इस विश्व कप का फाइनल मैच तो लॉर्ड्स में ही है ना। क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंग्लैंड के दफ्तर में बैठे सभी कर्मचारी मान सिंह की इस बात पर हंसने लगे और उन्होंने मान सिंह का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर टीम इंडिया फाइनल में पहुंचेगी तो हम पास इश्यू कर देंगे। ये सुनकर मान सिंह की आंखें भर आई। क्रिकेट की दुनिया में भारत की इस तौहीन से भारतीय टीम के मैनेजर का दिल तार तार हो रहा था। रूंधे गले और भरी हुई आंखों के साथ मान सिंह जब क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंग्लैंड के दफ्तर से वापस लौटे, मगर इज्जत जीतना अभी बाकी है कप्तान। मान सिंह की बातों ने कपिल सर की आंखें नम कर दी थी। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज बलविंदर सिंह संधू के पास जूते तक नहीं थे। उन्होंने फटा हुआ जूता पहनकर पूरा विश्व कप खेला था। ये फटा हुआ जूता बता रहा था कि उस समय भारतीय टीम और क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया किस कंगाली के दौर से गुजर रहा था। टीम इंडिया के खिलाड़ियों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे अपने कपड़े लॉन्ड्री में धुलवा सकें। पूरे विश्व कप के दौरान टीम इंडिया के खिलाड़ियों को अपने कपड़े खुद ही धोने पड़े थे। विश्व कप से पहले भारत को 4 वार्म अप मैच खेलने थे। 4 जून 1983 को भारत अपना पहला वार्म अप मैच खेलता है और इस वार्म अप मैच में भारत का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। 82 रन पर भारत के 5 विकेट गिर चुके थे और कपिल देव सर जब आउट होकर जा रहे थे तो दर्शक दीर्घा में बैठे भारतीय दर्शक ही कपिल देव सर और टीम इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे। ये तो फुद्दू टीम है, एक मैच तो जीत के जाओ। अपने ही देश के लोगों का इस तरह का व्यवहार कपिल देव सर की आंखें भर देता है। भारत अपने 3 प्रैक्टिस मैच हार चुका था। औसत से भी नीचे टीम इंडिया की ये परफॉर्मेंस ब्रिटिश मीडिया को भारत को बेआबरू करने का मौका दे देता है। इंग्लिश क्रिकेट पत्रिका विजडन क्रिकेट मंथली के संपादक डेविड फ्रीथ ने अपने लेख में भारतीय टीम को अपमानित करते हुए लिखा, भारतीय टीम विश्व कप खेलने लायक नहीं है और अगर भारतीय टीम यह विश्व कप जीतेगी तो वह अपने आर्टिकल के पूरे पन्ने को खा जाएंगे। हम लोग जब इंग्लैंड पहुंचे, वहाँ के मशहूर क्रिकेट जर्नलिस्ट डेविड फ्रिथ, उन्होंने एक आर्टिकल में ये लिखा कि अगर इंडिया जीती तो देन ही ईट हिज वर्ड्स, यानी वो अपने अल्फाज खाने के लिए तैयार थे। 25 जून को जीतने के बाद बहुत सेलिब्रेशंस हुए, एक हंगामा हुआ। मैं अपने कमरे में गए जब तक 4 बज गए। जब मैं बैठ के डेविड को एक चिट्ठी लिखा, मियाँ अब हम जीत गए हैं, अब आप अपने अल्फाज खाइए। 1 महीने के बाद 23 जुलाई को डेविड फ्रिथ लॉर्ड्स को गया। वहाँ जाके हाथ में वाइन का ग्लास लिया और जो आर्टिकल उसने लिखा था वो खा गया। ब्रिटिश मीडिया की बात तो छोड़िए, खुद क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया के विश्वास की बुनियाद इतनी कमजोर थी कि टीम इंडिया की वापसी का टिकट सेमीफाइनल मैच से 2 दिन पहले ही यानी 20 जून 1983 को ही कंफर्म करा दी गई थी। 22 जून को सेमीफाइनल मैच खेला जाना था और 20 जून को ही भारतीय टीम की वापसी का टिकट खुद बता रहा था कि खुद भारतीय क्रिकेट बोर्ड का भरोसा अपने खिलाड़ियों पर बिल्कुल रेत की नींव जैसे था। ये सारी चीजें, ये सारी परिस्थितियां, अखबारों की वो हेडलाइंस और सेमीफाइनल से पहले ही टीम इंडिया की वापसी का वो टिकट टीम इंडिया के कप्तान का दिल दहला रहा था। लेकिन
पसीनों की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं रहते। भारतीय टीम का वह कप्तान भी अब ठान चुका था कि जब हारना ही है तो हिम्मत से हारना है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। 9 जून 1983 को भारत और वेस्टइंडीज का पहला मैच प्रारंभ हुआ। विश्व कप के इतिहास में वेस्टइंडीज ने अब तक कोई पराजय नहीं देखी थी। वहीं पिछले 2 विश्व कप में भारत ने सिर्फ 1 जीत हासिल किया था, वह भी दुनिया की सबसे कमजोर टीम ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ, जो इस विश्व कप में भाग लेने के काबिल भी नहीं बची थी। ऐतिहासिक आंकड़े बता रहे थे कि भारत की हार निश्चित है। ओल्ड ट्रैफोर्ड मैनचेस्टर में यह मुकाबला प्रारंभ होता है। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग करने का न्योता दिया। भारतीय ओपनर कृष्णामाचारी श्रीकांत जब सुनील गावस्कर के साथ भारतीय पारी का प्रारंभ करने गए तो देखा कि वेस्टइंडीज के विकेट कीपर जेफ डुजान विकेट के काफी पीछे खड़े थे। तो श्रीकांत सर ने सुनील गावस्कर सर से पूछा, सनी, कीपर इतनी दूर क्यों खड़ा है? सनी सर बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए अपनी स्ट्राइक पर चले गए और माइकल होल्डिंग ने जब पहले ही ओवर की पहली गेंद 150 की रफ्तार से फेंकी और गेंद जब सुनील गावस्कर सर की आंखों के सामने से सटाक से बुलेट की रफ्तार से निकली, तो अब श्रीकांत सर की समझ में आ चुका था कि कीपर इतनी दूर क्यों खड़ा था। गावस्कर सर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को पहले खेल चुके थे, लेकिन श्रीकांत सर के लिए इतनी रफ्तार भरी गेंदों का अनुभव यह पहली बार था। माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, मैल्कम मार्शल यह दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाज हुआ करते थे। इस पहले ही मैच में श्रीकांत सर का साहस माइकल होल्डिंग की रफ्तार के सामने दम तोड़ देता है और श्रीकांत सर सिर्फ 14 रन बनाकर अपना विकेट गंवा देते हैं। इसके बाद सुनील गावस्कर 19 और मोहिंदर अमरनाथ 21 रन बनाकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक चुके थे। 24 ओवर की समाप्ति पर महज 76 रन के स्कोर पर भारत के 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक कोई भी बल्लेबाज एक बाउंड्री तक नहीं मार पाया था। इसके बाद भारत की पारी की कमान यशपाल सर ने संभाली और उन्होंने 89 रन की एक अविस्मरणीय पारी खेल डाली। यशपाल सर की इस जांबाज पारी की बदौलत भारत 60 ओवर में अपने 8 विकेट खोकर 262 रन के एक सम्मानजनक स्कोर तक जा पहुंचा था, लेकिन धुरंधरों से भरी वेस्टइंडीज के सामने 262 रनों का यह स्कोर कुछ खास मायने नहीं रखता था। गार्डन ग्रीनिज, डेसमंड हायंस, विव रिचर्ड्स और क्लाइव लाइट जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों से सजी इस टीम के लिए 262 रनों का यह स्कोर ऊंट के मुंह में जीरा के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन भारत का वह कप्तान भी अब मैदान में आने से पहले अपने खिलाड़ियों को इतिहास को पलट देने का संविधान पढ़ा रहा था। गार्डन ग्रीनिज और डेसमंड हायंस वेस्टइंडीज की पारी का प्रारंभ करते हैं और भारतीय गेंदबाज एक विकेट के लिए तरस जाते हैं। वेस्टइंडीज बिना कोई विकेट खोए 49 रन बना चुका था, लेकिन तभी 14वें ओवर में डेसमंड हायंस रन आउट हो जाते हैं। भारतीय खिलाड़ी इस रन आउट का जश्न मना ही रहे थे कि मैदान की तरफ तूफान के आने की आहट प्रारंभ हो गई। वेस्टइंडीज के दर्शक झूम रहे थे और भारतीय खिलाड़ियों के आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। एक ऐसा तूफान जो किसी भी टीम को अकेले उड़ा ले जाने की क्षमता रखता था। एक ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज जिसके सामने दुनिया का हर दिग्गज गेंदबाज पानी मांगता था। एक ऐसा विध्वंस जिसके कहर से दुनिया की हर टीम खौफ खाती थी, और एक ऐसा डर जिसके अंजाम से उस जमाने में दुनिया की हर टीम डरी हुई थी। मैदान पर विवियन रिचर्ड्स का प्रवेश हो चुका था, लेकिन इस तूफान को रोकने के लिए टीम इंडिया का वह कप्तान भी अपने खिलाड़ियों के दिलों में एक अटल पहाड़ का निर्माण कर रहा था। और कुछ इसी हाल और हालात में 56 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज गार्डन ग्रीनिज के रूप में अपना दूसरा विकेट खो देता है। बलविंदर सिंह संधू ने ग्रीनिज को अपना शिकार बना लिया था, लेकिन वो तूफान अभी भी मैदान में था। लेकिन उस तूफान के प्रारंभ होने से पहले ही बारिश प्रारंभ हो जाती है। इस मैच को अगले दिन के लिए टाल दिया जाता है। वेस्टइंडीज के खाते में थे 67 रन और भारत के हिस्से में आए थे 2 विकेट। अगले दिन जब कपिल सर की नींद खुली तो अखबारों की सुर्खियों में था कि बारिश ने भारत को एक भारी पराजय से कुछ घंटों के लिए बचा लिया। भारत के कप्तान ने जब उस खबर को देखा
तो अखबार को उठाकर अपने जूते साफ करना प्रारंभ कर दिया। मतलब साफ था, दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी लिखे, लेकिन भारतीय कप्तान के इरादे अडिग और अटल थे। खैर, वह मैच जहां पर छूटा था वहीं से फिर से प्रारंभ होता है और रोजर बिन्नी ने वेस्टइंडीज के उस तूफान को, उस विध्वंस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। महज 17 रन बनाकर तबाही मचाने आया वह तूफान अब चुपचाप जाकर पवेलियन में खामोशी के साथ बैठ जाता है। विव रिचर्ड्स का विकेट गिरने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का जोश अपने चरम पर पहुंच चुका था और रोजर बिन्नी और रवि शास्त्री ने 3-3 विकेट लेते हुए पूरी वेस्टइंडीज की टीम को महज 228 रनों पर समेट दिया। भारत ने 34 रनों से वेस्टइंडीज के अहंकार को कुचलकर ब्रिटिश मीडिया और वहां के सट्टा बाजार पर कालिख पोतते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने पुराने इतिहास के पन्ने को फाड़कर नया इतिहास लिख दिया था।